नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की घटना की शुरुआत जो है वो राजस्थान के जिले जोधपुर से होती है। जोधपुर जिले में ही एक गांव पड़ता है अंजनीसर, और उसी गांव में रहने वाला अमर सिंह, अमर के पास मात्र 1 एकड़ जमीन होती है। उसी में वो खेती किसानी का काम किया करता था, लेकिन 1 एकड़ जमीन से इसके परिवार का जो गुजारा था वो अच्छे से नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से अमर जो था वो गांव के ही पास एक कारखाने में मेहनत मजदूरी का काम करना शुरू कर देता है। अमर जो था वो इस कारखाने से मेहनत मजदूरी करके हर महीने 15-16 हजार रुपए वो बहुत ही आसानी से कमा लिया करता था। अमर जो था वो इन पैसों में से कुछ पैसे जो है वो अपने घर पर दे दिया करता था और बाकी के पैसे वो अपने पास रख लिया करता था। अब इन पैसों को अमर जो था वो शराब, कबाब और शबाब में उड़ा दिया करता था, क्योंकि जो अमर होता है वो औरतों का काफी ज्यादा शौकीन था। महिलाओं में उसकी काफी ज्यादा दिलचस्पी रहा करती थी। अमर सिंह की पत्नी की भी मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी की कमी को गैर महिलाओं से मिलकर के पूरी कर रहा था। जब भी इसका मन करता था तो किसी गांव की महिला को वो कुछ पैसे देकर के अपने खेत में ले जाता था और फिर उसके साथ अपना वक्त गुजारा करता था। अमर के परिवार में इसका इकलौता बेटा होता है जिसका नाम करण होता है। करण की शादी जो है वो 4 साल पहले गौरी नाम की लड़की से करवा दी जाती है। गौरी, जिसका नाम सिर्फ गौरी होता है, उसका रंग जो था वो बेहद ही काला था और इसी वजह से गौरी का पति करण अपनी पत्नी को कभी पसंद नहीं करता था। करण की दिलचस्पी जो थी अपनी पत्नी के अंदर बिल्कुल भी नहीं थी और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी। लेकिन करण के अंदर सिर्फ यही कमी नहीं थी दोस्तों, करण जो था वो एक बेहद आलसी लड़का भी था। वो कभी भी कोई भी काम जो था वो ठीक ढंग से नहीं किया करता था। अगर कभी वो नौकरी भी पकड़ लिया करता था तो उस नौकरी को वो 1-1.5 महीने में छोड़ करके अपने घर पर लौट कर आ जाता था। और बस इसी बात को लेकर के गौरी और करण के बीच में हमेशा ही झगड़े होते थे। और फिर इस तरह से एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें गौरी और करण के बीच में काफी ज्यादा विवाद बढ़ जाता है। और फिर उसी समय जो करण का पिता अमर होता है वो भी घर पर आ जाता है। अमर जो है वो अपने बेटे करण से कहने लगता है कि बेटा, तुम ऐसा करो कि तुम मेरे साथ कारखाने में ही मेहनत मजदूरी का काम करना शुरू कर दो। अब ये बात आज के समय में करण को भी अच्छी लगती है। करण कहने लगता है कि ठीक है पिताजी, मैं भी अब आपके ही साथ कारखाने में ही चल करके काम करना शुरू कर देता हूँ। और फिर इस तरह से दोस्तों अगले ही दिन दोस्तों जो करण होता है वो अपने पिता अमर के साथ कारखाने में जाना शुरू कर देता है। अब तो दोस्तों पिता और बेटे जो थे वो दोनों जो है वो कंधे से कंधा मिला करके इस कारखाने में मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। अब इसी तरीके से लगभग 1 महीने का वक्त भी गुजर जाता है और फिर इतना वक्त गुजर जाने के बाद करण को भी अब 1 महीने की सैलरी मिल जाती है। लेकिन जो करण होता है, जैसे ही उसे 1 महीने की सैलरी मिलती है तो फिर करण का दिमाग घूम जाता है। अब जो करण होता है वो उसी समय अपने खेत में जाता है और फिर खेत में जाने के बाद किसी महिला के पास फोन करता है और उसे अपने खेत में अपने पास बुला लेता है और फिर उसके साथ गलत रिश्ते कायम करता है। अब इस तरह से जो करण है वो इन सारों ही पैसों को गैर औरतों में उड़ाना शुरू कर देता है। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद फिर एक तारीख आ जाती है, 10 फरवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है। अब दोस्तों जो अमर होता है वो अपने बेटे से जाकर करण से कहता है कि बेटा, आज मैं कारखाने में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो फिलहाल एक काम करो कि तुम जो है वो तुम कारखाने में आज चले जाओ और मैं कल से चलूंगा। अब वो ये बात अपने बेटे से कहता है। वो ये भी बताता है कि मुझे खेत में भी कुछ जरूरी काम निपटाना है, लेकिन तभी उसका बेटा करण उसे कहता है कि पिताजी, मुझे तो कारखाने में जाना ही पड़ेगा। और फिर इसी तरह से बेटा जो है वो उसी समय अपनी साइकिल उठा करके सीधे कारखाने की तरफ निकल पड़ता है। अब जैसे ही थोड़ा सा वक्त गुजर जाता है तो फिर उसी समय जो अमर होता है दोस्तों वो अपनी पत्नी गौरी से कहता है कि गौरी, मेरे लिए जल्दी से तुम खाना तैयार कर दो और मैं भी खाना खाने के बाद कुछ खेत में काम है तो वो करके आता हूँ। अब जैसे ही रसोई के अंदर जाकर गौरी खाना बना रही होती है तो फिर सामने इसका ससुर अमर भी बैठा होता है और आज जो ससुर की नजरें थी वो अपनी बहू गौरी पर ही टिकी हुई थी। अमर जो है वो अपनी बहू को लगातार काफी देर से निहारता जा रहा था, घूरता जा रहा था। उसकी खूबसूरती को, उसकी सुंदरता को, उसके चेहरे की तरफ वो कुछ अजीब ही नजरों से देखे जा रहा था। और फिर जैसे ही गौरी उसके लिए खाना तैयार कर देती है तो फिर उसके पास वो खाना लेकर आती है। तो फिर दोस्तों उसी समय में जो अमर होता है वो अपनी बहू से कहता है कि बहू, मुझे कल 1 महीने की सैलरी मिली है। और फिर उसी समय दोस्तों ये जो ससुर होता है वो अपनी जेब से 15,000 रुपए निकालता है और फिर उसमें से 10,000 रुपए वो अपनी बहू गौरी को दे देता है और फिर बहू से कहता है कि ये 10,000 रुपए तुम अपने पास रख लो, ये घर खर्चे के लिए है। और फिर दोस्तों दूसरे ही पल 5,000 रुपए वो अपने पास रख लेता है। अब तभी गौरी कहने लगती है कि पिताजी, आप इतनी उम्र में भी हमारे लिए अब कितनी मेहनत करते हैं। और तभी अमर कहने लगता है उसका ससुर कि जब तक मेरे हाथ पैर सलामत है तब तक तो मैं कमाता ही रहूंगा। लेकिन जो ससुर की नीयत होती है दोस्तों वो आज के समय में अपनी बहू को लेकर के खराब हो चुकी थी। और फिर आगे चल करके जो अमर होता है वो अपनी बहू गौरी के साथ बहुत बड़ा कांड भी करने वाला था, जिसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता था।
और फिर इसी तरह से अब जो ससुर है वो खाना खाने के बाद उसी समय अपने साइकिल उठाता है और फिर साइकिल लेकर के अपने खेत में चला जाता है। और फिर खेत में जाने के बाद वो थोड़ा बहुत काम काज भी करता है जाकर के वहां पर। और फिर दोस्तों उसी समय बहुत ही खूबसूरत महिला जो है वो इसके खेत में आ जाती है। उसके पास अपनी 4-5 बकरियां भी होती है। और फिर जैसे ही इस अमर की नजर उस खूबसूरत विधवा महिला पर पड़ती है तो फिर उसकी खूबसूरती और सुंदरता को देखकर अमर की जो नीयत है वो खराब हो जाती है। और फिर ये खूबसूरत विधवा महिला कोई और नहीं होती है बल्कि इसी गांव की एक विधवा औरत होती है जिसका नाम मधु होता है। मधु का जो चरित्र था वो कुछ ठीक नहीं होता है, लेकिन जो मधु थी वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत महिला होती है। और फिर उसी समय अमर जो है वो इस महिला मधु के पास आता है, उससे मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देता है। लेकिन मधु भी कोई कम नहीं होती है। मधु जो थी वो इसके साथ लगातार बातचीत करे जा रही थी। और फिर बातचीत के दौरान ही मधु जो है वो अमर से ये कहने लग जाती है कि आज मैं अपनी बकरियां लेकर के आपके खेत में इसीलिए आई हूँ ताकि मैं आपके साथ कुछ अच्छा सा वक्त गुजार सकूं। अब जैसे ही अमर सिंह से ये बात कही जाती है तो अमर तुरंत समझ जाता है कि आज जो वो महिला है वो उसके पास पैसे लेने के लिए आई है। और फिर ठीक उसी समय जो मधु होती है वो अभी अमर सिंह से कहने लग जाती है कि मुझे 2000 रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि मुझे अपने बच्चों की स्कूल फीस भरनी है। अब जैसे ही 2000 रुपए की बात अमर सिंह सुनता है तो फिर अमर उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें 2000 रुपए तो बेशक दे सकता हूँ, लेकिन फिर इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ वक्त भी गुजारना पड़ेगा। अब मधु जो है वो मुस्कुराते हुए कहने लग जाती है कि पिछले कितने महीनों से तो मैं आपके साथ ये सब करती ही आ रही हूँ, तो फिर आज भी मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल ये सब काम करने के लिए ही खेत में आई हूँ। और फिर इसके बाद अमर जो है वो उसी समय अपने जेब से 2000 रुपए निकालता है और फिर इस महिला को दे देता है। और फिर मधु से वो ये कहता है कि फिर चलो हम खेत में चलते हैं। और फिर इसके बाद दोस्तों जो अमर होता है वो इस महिला मधु को लेकर के अपने खेत के अंदर चला जाता है। और फिर खेत के अंदर जाने के बाद इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम हो जाते हैं। ये दोनों मिलकर के अपनी रजामंदी से इस गलत काम को बिल्कुल अंजाम देते जा रहे थे। और फिर ये दोनों इस गलत काम को तब तक अंजाम देते हैं जब तक कि इन दोनों का मन नहीं भर जाता है, जब तक कि दोनों की अपने अपने अरमान पूरे नहीं हो जाते हैं। और फिर जैसे ही इन दोनों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं दोस्तों, तो फिर इसके बाद ये जो अमर होता है वो इस महिला मधु से कहने लगता है कि देखो अब तो वैसे भी मैं तुमसे मिलने के लिए 1 महीने के बाद ही आ पाऊंगा, या तो फिर तुम्हारे घर पे ही आ जाऊंगा या मैं तुम्हें खेत में बुला लूंगा। और तभी जो मधु होती है वो पूछती है कि ठीक है फिर 1 महीने बाद तुम मुझे क्यों खेत में बुला रहे हो। और तभी जो अमर है वो बताता है कि मुझे अब 1 महीने के बाद ही मुझे कारखाने से सैलरी मिल पाएगी और हर महीने मैं तुम्हें 2000 रुपए दे दूंगा। और फिर आगे मेरे पास अब इतने पैसे भी नहीं बचे हैं, तो बस इसी वजह से मैं तुम्हें फिर इसे एक महीने के बाद ही अब खेत में बुला पाऊंगा। और फिर इसके बाद ये सारा काम खत्म करने के बाद अमर जो है वो अपने खेत से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ ये महिला मधु भी खेत से बाहर निकल जाती है और फिर अपनी बकरियों को लेकर के वापस से अपने घर लौट जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही अमर सिंह अपने घर पर पहुंचता है तो वो ये देखता है कि घर का दरवाजा जो था वो बिल्कुल खुला पड़ा था। अमर जो है वो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये कर देता है कि वो बिल्कुल भी आवाज नहीं लगाता है। वो बिना आवाज लगाए ही सीधे अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। और फिर उसकी बेटे की पत्नी जो गौरी होती है वो उस समय अपने घर के अंदर ऐसी हालत में होती है कि वो उस समय अपने कपड़े बदल रही होती है। और फिर जैसे ही अमर बिना आवाज लगाए इसके कमरे के अंदर प्रवेश कर जाता है तो फिर दोस्तों जो वहां पर अमर होता है वो अपनी बहू की खूबसूरती को देख लेता है। और फिर जैसे ही उसकी खूबसूरती को देख लेता है तो फिर अमर की नीयत में कमी आ जाती है। और उसी समय जो गौरी होती है वो अपने ससुर अमर से कहने लगती है कि पिताजी आप ये गलत काम कर रहे हैं, आपको कम से कम घर में आने से पहले एक बार आवाज तो देनी चाहिए थी। और तभी उसका ससुर उससे कहने लगता है कि मैं गलती से आ गया बहू, मुझे नहीं पता था, मुझे आवाज बिल्कुल लगानी चाहिए थी। और फिर इस तरह से ये बात आई गई हो जाती है। अब देखते ही देखते शाम का वक्त भी हो जाता है और फिर शाम के समय इसका जो बेटा होता है वो भी कारखाने से थक हार कर अपने घर पर आ जाता है। लेकिन दोस्तों जो अमर होता है वो उसके सपने में और उसके मन में हर समय अपनी बहू के ही ख्याल आते जा रहे थे। अब जो ससुर होता है वो अपनी बहू के साथ इतने बड़े कांड को करने वाला था कि जिसकी गूंज जो थी वो पूरे प्रदेश में गूंजने वाली होती है। लेकिन अमर सिंह तो बाद में कांड करता है, लेकिन उससे पहले उसका बेटा करण जो है वो एक बहुत बड़ा कांड कर देता है। कुछ दिनों का वक्त गुजरने के बाद एक तारीख आ जाती है 20 फरवरी का दिन। अब सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है। करण जो है वो अपने पिता से जाकर के कहने लगता है कि पिताजी आज मैं कारखाने में काम करने नहीं जाऊंगा क्योंकि आज मुझे अपने खेत में जाकर के पानी देना है। अब जैसे ये बात उसका पिता सुनता है तो पिता उससे कहने लगता है कि हाँ तुम बात तो सही करे, तुम्हें पानी देने तो आज जाना ही है, लेकिन फिलहाल मैं तो कारखाने में जाऊंगा ही। और फिर इस तरह से बाप बेटे कुछ देर बात करने के बाद साइकिल लेकर के जो उसके पिता होता है वो कारखाने की तरफ चला जाता है। अब जैसे ही 1 घंटे का वक्त गुजरता है तो फिर करण भी खाना खाने के बाद साइकिल लेकर के सीधे खेत में चला जाता है। अब जब करण जैसे ही अपने खेत में पहुंचता है तो फिर जो करण की नजरें होती है वो एक बहुत ही खूबसूरत महिला पर पड़ जाती है। और ये खूबसूरत महिला कोई और नहीं होती है बल्कि मधु ही होती है।
और मधु जो थी वो आज भी खेत में अपनी बकरियां चरा रही होती है। और फिर इसके बाद ये लड़का जो करण होता है दोस्तों, वो इसकी खूबसूरती देख करके इसके पास चला जाता है और फिर इस महिला मधु से जाकर के कहता है कि मधु, आज तुम बहुत दिनों के बाद मेरे खेत में आई हो। और उसी समय मधु हंसते मुस्कुराते हुए ये कहने लगती है कि मैं खेत में तो जरूर आई हूँ, लेकिन मुझे आज कुछ पैसों की भी जरूरत है, क्योंकि मुझे अपने घर के लिए कुछ राशन पानी खरीदना है। अब जैसे ही पैसों की बात सामने आती है तो फिर जो लड़का करण होता है दोस्तों, वो उसी समय अपने जेब से 1000 रुपए निकाल लेता है और फिर इस महिला मधु को दे देता है। और साथ में मधु से ये कहता है कि मैंने जो तुम्हें 1000 रुपए दिए है, इसकी कीमत भी तुम्हें आज अभी ही चुकानी पड़ेगी। अब मधु जो है वो तुरंत समझ जाती है कि जो करण है वो उससे क्या चाहता है। और फिर इसके बाद करण जो है वो साफ साफ शब्दों में इस महिला मधु से कहने लगता है कि देखो, इस समय वैसे भी हमारे खेत में दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं है, तो चलो फिर इस बात का फायदा उठा लेते हैं। और इस तरह से इस चीज के लिए मधु भी मान जाती है। और फिर इसके बाद जो करण है वो इस महिला मधु को लेकर के अपने खेत के अंदर चला जाता है। और फिर खेत के अंदर जाने के बाद इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। ये दोनों मिलकर के इस गलत काम को तब तक अंजाम देते हैं जब तक कि दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है, जब तक कि दोनों के अरमानों पूरे नहीं हो जाते हैं। और फिर जैसे इन दोनों का ये सारा काम खत्म होता है तो ये जो महिला होती है वो इसे कहने लगती है कि अब मुझे घर लौटना चाहिए। लेकिन दोस्तों उसी समय जो करण होता है वो ये कहने लगता है कि मैं अपने खेत में फिलहाल तो पानी चलाने के आया हूँ, तो तुम थोड़ी देर यहीं पर मेरे पास बैठो, कुछ बात करते हैं और फिर हम लोग कुछ देर समय बिता करके चलेंगे। अब इस तरह से जो करण होता है वो उसी समय अपने खेत में बने ट्यूबवेल को चलाना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों जो ट्यूबवेल था वो चल ही नहीं रहा था और तभी जो करण होता है वो ये सोचने लग जाता है कि शायद हो सकता है कि आज बिजली में कोई समस्या आ गई हो या फिर कहीं कोई तार का कनेक्शन खराब हो गया हो। और फिर इसके बाद करण जो है वो तारों को देखने के लिए खंबे के ऊपर चढ़ जाता है और जैसे ही खंबे के ऊपर वो चढ़ता है तो उसी समय उसे बिजली का तेज झटका लग जाता है, जिसकी वजह से करण जो है वो तुरंत ही नीचे गिर जाता है। और फिर नीचे गिरने की वजह से करण की रीढ़ की हड्डी जो है वो टूट जाती है। और फिर उसी समय ये जो महिला मधु होती है दोस्तों, वो पास में ही वहां बैठी हुई थी। मधु जो है वो जोर जोर से चिल्लाना और शोर मचाना शुरू कर देती है, लेकिन वहां पर दूर दूर तक फिलहाल कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। अब जैसे तैसे करके मधु गाँव में जाती है और फिर गांव में आने के बाद वो ऑटो रिक्शा के माध्यम से वो इस लड़के करण को लेकर के सीधे हॉस्पिटल में चली जाती है, जहां पर करण को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। और फिर दोस्तों कुछ देर के बाद करण की पत्नी गौरी भी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। गौरी जो है वो डॉक्टरों से मिलती है और डॉक्टरों से पूछने लगती है कि मेरे पति को क्या हो गया है। और तभी जो डॉक्टर हैं वो ये बताते हैं कि तुम्हारे पति की रीढ़ की हड्डी टूट गई है और अब ये जीवन भर अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन इसे तुम्हें 1 महीना हॉस्पिटल में तो एडमिट ही छोड़ना होगा। अब इसके लिए गौरी जो है वो मान ही गई थी, वो कर भी क्या कर सकती थी, वो बिल्कुल टूट चुकी थी और वो ये सोचने लग जाती है कि उसके पति को इतनी ज्यादा चोट लग गई है कि वो जीवन में कभी चल ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से गौरी काफी परेशान हो गई थी। और इस तरह से अब जो डॉक्टर है वो इसे 1 महीने तक अपने हॉस्पिटल में ही एडमिट रखते हैं। और फिर अमर ने जितने भी पैसे कमाए थे और साथ में उसके बेटे करण ने जितने पैसे कमाए थे वो सारे के सारे पैसे जो है वो करण के इलाज पर ही खत्म हो जाते हैं। अब लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाने के बाद डॉक्टर उससे ये कहते हैं कि अब तुम अपने पति को अपने घर पर ले जा सकती हो और घर पर ले जाकर के अब इसकी सेवा पानी करो। अब इस तरह से जो उसकी पत्नी गौरी होती है वो अपने पति को लेकर के घर पर आ जाती है और अब वो घर पर रह करके ही अपने पति की सेवा करना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ ससुर की गंदी नजरें जो थी वो अपनी बहू पर टिकी हुई थी। जो ससुर था वो अपनी बहू को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता था, जा सकता था। और अब वो समय भी आ जाता है जब वो अपनी बहू गौरी के साथ किसी बड़े घटनाक्रम को अंजाम देने का प्लान बना चुका था। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है, 8 अप्रैल का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है। अब दोस्तों जो ससुर होता है वो तो अपने खेत में चला जाता है और खेत में जाने के बाद वो ये देखता है कि उसका जो 1 एकड़ जमीन है उसमें गेहूं की जो फसल है वो काफी ज्यादा पक चुकी है और तैयार हो चुकी है। अब जो अमर होता है वो अपने मन में ये सोचने लग जाता है कि उसके पास तो सिर्फ 1 ही एकड़ जमीन है और उसमें गेहूं की ही फसल उगी है और अब उसकी फसल की कटाई भी उसे जल्द से जल्द करनी पड़ेगी। अब इस तरह से जो अमर होता है वो जैसे ही अपने मन में ये सोच रहा था तो फिर दूसरे पल वो ये सोचने लग जाता है कि वो 1 एकड़ जमीन में गेहूं की कटाई अकेले नहीं कर सकता है। अब उसे जैसे तैसे करके उसे अपनी बहू को खेत में लाना ही पड़ेगा। और फिर इस तरीके से ये सारी बातें सोचने के बाद जो अमर होता है वो उसी समय अपने घर की तरफ वापस चल पड़ता है। अमर जैसे ही अपने घर पर पहुंचता है दोस्तों तो फिर वो घर के अंदर जा करके देखता है कि जो पड़ोस का एक लड़का होता है जिसका नाम पंकज होता है वो उसकी बहू गौरी के पास बैठा हुआ था। गौरी और पंकज जो थे वो दोनों हंस हंस करके आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। अब गौरी भी उस लड़के पंकज के साथ बहुत ही मीठी और बहुत ही मजे के साथ बातचीत कर रही होती है।
अब जैसे ही दोस्तों ससुर इन दोनों को ऐसी स्थिति में देखता है तो फिर इसके मन में कहीं ना कहीं शक पैदा हो जाता है और तभी ससुर जो है वो अपने मन में ये सोचने लग जाता है कि उसकी बहू के जो पांव है वो लड़खड़ा गए हैं और वो इसीलिए पड़ोसी के लड़कों को अपने घर पर बुलाने लगी है। ऐसा भी हो सकता है कि वो पड़ोसी लड़के के साथ अपनी रातें भी रंगीन करने लगेगी। अब जब ऐसे ऐसे ख्याल ससुर के मन में आना शुरू हो जाते हैं तो फिर जो ससुर है वो उसी समय उस लड़के पंकज को अपने पास बुलाता है और पंकज को डांटता है, फटकारता है और उसे गालियां देकर के अपने घर से भी निकाल देता है। और फिर इसके बाद जो अमर होता है वो अपनी बहू गौरी को भी काफी देर तक समझाने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि ऐसे पड़ोस के लड़कों को घर पर बुलाना अच्छी बात नहीं होती है। अगर कल को कोई ऊंच नीच हो जाती है तो फिर ये पड़ोसी जो है वो ही हमारा मजाक बनाना शुरू कर देंगे। अब ऐसी ऐसी बातें जो है ससुर अपनी बहू को समझा रहा होता है, लेकिन दोस्तों जैसे ही थोड़ा सा वक्त गुजर जाता है तो फिर जो ससुर है वो उसी समय अपनी बहू से कहने लगता है कि बहू, हमारी जो फसल है गेहूं की वो पकड़ के तैयार हो चुकी है और गेहूं की फसल को काटने के लिए अब हमें कल ही खेत में साथ में चलना होगा। और उसी समय जो गौरी होती है वो अपने ससुर से कहने लगती है कि ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ खेत में चलूंगी, गेहूं की कटाई में मदद कर दूंगी। अब ससुर जो है वो अपनी बहू की बातों को सुनकर के बेहद खुश हो गया था। अब ससुर अपने मन में ये सोचने लग जाता है कि अब कल ही मुझे अपने प्लान को अंजाम देना होगा। और फिर इस तरह से पूरी रात गुजर जाती है। अब जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह के करीब 8 बजे के आसपास अमर जो है वो अपनी बहू से कहने लगता है कि गौरी, फिलहाल तो मैं खेत में जा रहा हूँ और तुम जो है वो 1 घंटे के बाद घर के काम काज खत्म करके अपने खेत में लौट आना और तब तक मैं गेहूं भी काटना शुरू कर देता हूँ। और फिर इस तरह से ये 2-4 बातें कहने के बाद जो ससुर होता है वो घर से दराती लेकर के अपने खेत में चला जाता है और खेत में जाने के बाद वो गेहूं की कटाई करना शुरू कर देता है। और गेहूं काटते काटते अमर को ये ख्याल आता है कि आज उसे थोड़ा सा शराब का भी नशा करना चाहिए, शराब का भी सेवन करना चाहिए और शराब का नशा करने के बाद वो अपनी बहू के साथ इस गलत काम को अच्छे तरीके से कर पाएगा। अमर जो है वो उसी समय गेहूं काटना के काम छोड़ता है और फिर उसके बाद जो ससुर होता है वो सीधे ही शराब के ठेके पर पहुंच जाता है। वहां से शराब खरीदी जाती है और फिर शराब खरीदने के बाद जो ससुर होता है वापस अपने खेत में आ जाता है और खेत में बैठ करके वो लगभग आधे घंटे तक शराब पीता है। और जब ससुर को थोड़ा सा नशा हो जाता है तो फिर नशे की हालत में जो अमर होता है वो अब गेहूं की कटाई करना शुरू कर देता है। और ठीक आधे घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद अब जो अमर की बहू गौरी होती है वो भी खेत में आ जाती है और जैसे ही बहू खेत में पहुंचती है तो फिर जो ससुर की नजरें होती है वो गौरी पर पड़ जाती है और फिर बहू को देखकर बहुत ज्यादा ससुर खुश हो जाता है। वो बहू से कहने लगता है कि चलो चलो बहू, अब जल्दी से तुम भी कटाई शुरू करो। और फिर उसके बाद बहू भी गेहूं की कटाई करना शुरू कर देती है, लेकिन गौरी को तभी इसके शरीर से बदबू आ जाती है। यानी कि जैसे ही उसे शराब की बदबू महसूस होती है तो फिर जो बहू होती है वो अपने ससुर से कहने लगती है कि पिताजी, आज आपने दिन में क्यों शराब पी ली है, तो आप ऐसा करिए कि आप जाकर आराम करिए और आपका नशा जैसे ही खत्म हो जाए तो फिर आकर के आप गेहूं की कटाई कीजिएगा। लेकिन दोस्तों तभी ससुर कहने लगता है कि कोई बात नहीं बहू, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और फिर इस तरह से फिर से ससुर और बहू मिलकर के गेहूं की कटाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद ससुर के मन में ये ख्याल आने लगता है कि अब वो समय आ चुका है कि वो अपनी बहू के साथ वक्त गुजार ले। और तभी ससुर जो है वो उसी समय गेहूं काटना शुरू करता है और इधर उधर देखना शुरू कर देता है। ससुर को अपने खेत में दूर दूर तक कोई भी दूसरा या तीसरा व्यक्ति नजर नहीं आता है और अमर जो है वो इसी बात का फायदा उठाता है और ससुर जो है वो उसी समय दराती जो है वो अपनी बहू के गर्दन पर रख देता है और फिर बहू को धमकी देता है, कहता है कि अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो तुम्हारा गला यहीं पर काट दूंगा। अब जैसे ही बहू अपने गले पर दराती रखी हुई देखती है तो वो काफी ज्यादा डर भी जाती है, वो बहुत ज्यादा सहम जाती है और वो एक भी शब्द जो है वो अपने मुंह से निकाल नहीं पाती है। और फिर इसके बाद जो ससुर होता है वो अपनी बहू से कहता है कि चलो तुम मेरे साथ खेत में बने कमरे में चलो। और फिर जैसे तैसे करके जो ससुर होता है वो अपनी बहू को खेत में बने कमरे के अंदर लेकर जाता है और फिर कमरे के अंदर जाने के बाद दोस्तों दराती के ही बल पर वो अपनी बहू के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। अमर जो है वो एक पल के लिए भी इस बात को नहीं सोचता है कि वो उसकी बेटी की पत्नी है। अब इसकी जमीर जो आत्मा थी वो दोनों ही मर चुकी होती है। अमर इस गलत काम को लगातार अंजाम देता जा रहा था और इसकी बहू जो थी वो इसके सामने बार बार विनती कर रही थी, लेकिन फिर भी उसका ससुर मानता नहीं है। अब ससुर जो था वो लगातार इस काम को करते ही जा रहा था और फिर जैसे ही वो ये सारा काम खत्म कर लेता है, अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर लेता है, तो फिर ससुर जो है वो अपनी बहू को धमकी देकर डराता है, कहता है कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब जब ऐसी धमकियां इस महिला को दी जाती है तो महिला जो है बहू काफी ज्यादा डर जाती है और फिर इसके बाद ये महिला कहती है कि मुझे तो अब गेहूं काटनी भी नहीं है, मैं अब घर जा रही हूँ। और फिर इस तरह से जैसे तैसे करके गौरी जो है वो अपने घर को लौट आती है। लेकिन घर के आने जैसे ही अब घर पर सीधा पहुंचती है तो फिर गौरी जो है वो अपने पति करण को सारी सच्चाई बयां कर देती है
वो अपने पति को ये बताती है कि तुम्हारे पिता ने मेरे साथ खेत में गलत काम किया है। अब जैसे ही करण अपनी पत्नी की सारी बातों को सुनता है, तभी करण ये कहने लग जाता है कि गौरी तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, या तो तुम मुझे जान से मार दो या फिर अपने ससुर को ही जान से मार दो, दोनों में एक ही ऑप्शन का अपनाओ। अब जैसे ही ये दो बातें उसके सामने कही जाती है दोस्तों, तो फिर अब जो बहू गौरी होती है वो किसी बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने के बारे में वाकई सोचने में शुरू कर देती है। और फिर इसी तरीके से अब शाम हो जाती है और शाम के समय ससुर जो है वो अपने घर पर पहुंचता है। अब जैसे ही वो घर के अंदर प्रवेश करता है तो उसका बेटा जो है वो अपने पिता को अपने पास बुलाता है और कहता है कि पिताजी कितनी फसल आपने काट दी। और तभी उसका पिता ये कहता है कि अभी तो 4-5 दिन और भी लगेंगे बेटा। और फिर जो अमर होता है वो अपने बेटे से जैसे ही ये बातचीत कह रहा होता है, तभी जो अमर है वो ये अपने मन में सोचने लग जाता है कि लगता है कि उसकी बहू ने अपने पति से कुछ नहीं बताया है। और फिर दूसरी तरफ इसका बेटा जो है वो भी इस तरीके से बात कर रहा था कि जैसे कि उसे कुछ भी मालूम नहीं है, उसे कोई भी सच्चाई के बारे में पता नहीं। अब देखते ही देखते रात हो जाती है। रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास का वक्त हो चुका था। अब जो ससुर था वो बाहर जाता है और फिर बाहर जाने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर कुछ देर शराब पीता है। और शराब पीने के बाद वो नशे की हालत में रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास वो अपने घर पर आता है। अब घर पर आने के बाद जो अमर होता है वो अपनी बहू से खाना तक जाकर मांगता है। अब तभी जो बहू है वो अपने ससुर को भी ला करके खाना देती है और जैसे ही ससुर खाना खाने के बाद अपने कमरे के अंदर जाकर ले जाता है, तो दूसरी तरफ जो बहू थी वो बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने वाली होती है। रात के तकरीबन 10:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। ना तो उस वक्त बहू को नींद आ रही थी और ना ही उसके पति करण को नींद आ रही थी। और फिर उसी समय जो गौरी होती है वो अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपने पति के पास जाती है और पति उसे कहता है कि आज तुम्हें अपने ससुर का काम तमाम कर देना है। और फिर इसके बाद गौरी अपने रसोई में जाती है और वहां से धारदार चाकू उठाती है और फिर सीधे चाकू उठा करके अपने ससुर के कमरे में जाती है। और फिर कमरे के अंदर जाने के बाद वो अपने ससुर के गर्दन जो है वो चाकू से वार कर दे के काट देती है। और फिर जैसे इस घटनाक्रम को अंजाम दे दिया जाता है दोस्तों, तो फिर जो गौरी है वो अपने पति करण के पास जाती है और उसे कहती है कि मैंने ससुर का काम तमाम कर दिया है, खत्म कर दिया है। और फिर इसके बाद करण कहता है कि ठीक है, फिर तुम जाकर अपने आप को पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दो, अब आगे का काम पुलिस संभालेगी। अब इस तरह से दोस्तों जो बहू गौरी होती है वो रात के ही समय में 1 घंटे के अंदर अंदर सीधे नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। अब पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद वहां पर एक दरोगा साहब होते हैं जिनका नाम उदय सिंह होता है। वो जाकर के सीधे उनसे मिलते हैं और फिर उसे अपनी पूरी बीती हुई कहानी बयां करती है। अब इसके बाद जो पुलिस दरोगा होते हैं वो पुलिस टीम लेकर के इनके घर पर पहुंचते हैं और फिर इसके ससुर अमर का शव जो है वो कब्जे में किया जाता है। और फिर पुलिस जो है वो इस महिला के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। लेकिन अब ये बात तो भविष्य में छिपी है दोस्तों कि आखिरकार जज साहब उसे क्या सजा सुनाएंगे। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम के दौरान गौरी ने जो अपने ससुर अमर के साथ किया, क्या वो सही था या गलत था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा है तो प्लीज दोस्तों एक लाइक करते जाइएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है, आपका मनोरंजन करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक